आज हम लोग ट्राइबल इकोस के मीटिंग में जुड़े हैं, जिनका मेन मुद्दा है हमारे जो हीरो बिरसा मुंडा जी हैं और इंडियन ट्राइबल फ्रीडम फाइटर हैं, जिन्होंने ट्राइबल रिलीजियस मूवमेंट को आगे बढ़ाया ब्रिटिश राज के दौरान और अपनी जीवन को सैक्रिफाइस करके हमें एक ये दिया, उम्मीद दी कि हम अपने कल्चर को कैसे आगे बढ़ाएं। तो इसी को सेलिब्रेट करने के लिए ये 3 दिवसीय इवेंट रखा गया है, जो आर्ट, कल्चर और लिटरेचर को सेलिब्रेट करता है। तो आज हमारे साथ हैं अतृप्त बैंड, जो कि काफ़ी जाने माने बैंड है और 2010 से इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया है। तो चलिए आज हमारे जो पैनल लिस्ट हैं उनके बारे में हम जानते हैं। ओके, तो हमारे पैनल में सबसे पहले हैं अश्विन देवगम जी, जो कि फाउंडर मेंबर हैं अतृप्त के। वो लीड गिटारिस्ट भी हैं और वो इंडस्ट्री के लिए काफ़ी सालों से, करीबन 10 सालों से वो प्ले कर रहे हैं। वो अभी जमशेदपुर के में रहते हैं और वो लोयला स्कूल के म्यूजिक टीचर भी हैं। और साथ ही साथ अतृप्त बैंड के को फाउंडर जो कि अमित टीरो हैं, वो बैंड के ड्रमर हैं और इंडस्ट्री में वो भी काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं और वो अभी जमशेदपुर में रहने वाले जेवियर स्कूल के म्यूजिक टीचर हैं। और हमारे साथ हैं अतृप्त बैंड के मैनेजर, जो कि हैं अंकित कुमार जी। वो अतृप्त बैंड के साथ 2018 में जुड़े। वो भी काफ़ी इंडी म्यूजिक इंडस्ट्रीज और लाजोरी बैंड और डिवाइन के साथ उन्होंने काम किया है, तो और अभी बैंगलोर में सिचुएटेड हैं। सो हम इन सभी का वेलकम करते हैं। तो जो हमारा आज का प्रोग्राम है वो है ट्राइबल एकोस। ट्राइबल एकोस मतलब म्यूजिक को एज अ रेजिस्टेंस और आइडेंटिटी आप कैसे प्रेजेंट करते हैं उसको जाहिर करता है। तो सबसे पहले हम अश्विन जी के पास जाएंगे और उनके विचार जानने की ये करेंगे। बैंड एक्चुअली फॉर्म हुआ था 2009 में और ओके। 2009 से हमने बैंड फॉर्म हुआ और उसके बाद हमने म्यूजिक मतलब म्यूजिक पे काम करना शुरू किया एज अ बैंड। हम लोग कॉम्पिटिशन्स में प्ले करते थे। एक्चुअली हम लोग जब बैंड फॉर्म किए उस समय हमारा बैंड ये ट्राइबल म्यूजिक को नहीं प्ले करता था। पहले हम लोग वेस्टर्न म्यूजिक, रॉक, मेटल ये म्यूजिक प्ले करते थे, लेकिन एक्चुअल जो ट्राइबल म्यूजिक में हम लोग आए हैं वो हमारा 2015 से शुरू हुआ। 2015 से अब तक और आगे भी हम लोग इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और बैंड में हाँ क्यों फाउंडर मेंबर हैं अमित तिड़ू, मैं और हमारे जो बैंड के वोकलिस्ट हैं वो मेरे भाई भी हैं, सौरभ देवगन मेरा छोटा भाई है वो। और ये 3 हम लोग फाउंडर मेंबर्स में हैं। और इसके साथ ही हमारे बैंड में और 2 मेंबर्स हैं। एक परकशनिस्ट है जिसका नाम है जी सिमरन कंडुलना, और एक हमारे रिदम गिटारिस्ट है रोनाल्ड मीन्स। जी। सो जी, आपने उनके बारे में बताया, उनके बारे में भी आगे हम लोग बात करेंगे। सो नेक्स्ट मैं अमित जी की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। आप भी अपना एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। ठीक है, सबों को जोहार। मेरा नाम अमित टीडू है। ऐसे मैं भी आदिवासी हूँ और मैं मुंडा ट्राइब से हूँ और मैं यही जमशेदपुर में पला बढ़ा। फिलहाल मैं जेवियर स्कूल गमरिया में म्यूजिक टीचर हूँ। और जैसे कि अश्विन ने बताया कि हमने 2009 में बैंड स्टार्ट किया था। फिर बहुत सारे म्यूजिक के बहुत सारे जेनर को बजाते बजाते हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। आखिरकार 2015 तक 2014 तक हम लोगों ने वेस्टर्न म्यूजिक को खूब प्ले किया। फिर एक समय ऐसा आया कि हमें लगा कि नहीं, मतलब कुछ भी करके हम लोग कोई भी म्यूजिक बजा लें, लेकिन अगर अपने रूट से अगर हम लोग जुड़े रहेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा और हम लोगों को अपना कल्चर बचाने में एक हम लोग अपना योगदान दे पाएंगे।
तब उसके बाद हम लोगों ने कोशिश किया कि नहीं चलो एक ऐसा जेनर हम लोग स्टार्ट करते हैं जो कि हम लोग का कल्चर को रिप्रेजेंट करे। उसके बाद से हम लोग इसी में लगे हुए हैं और आगे भी करते रहेंगे। कोशिश यही है कि हम अपने कल्चर को आगे तक ले जाएं और बचाने में कुछ अपना योगदान दे सकें। जी, ज़रूर, ज़रूर। हम लोग सभी अपना योगदान देना चाहते हैं अपने कल्चर को बचाने में। सो मैं अभी अंकित जी की तरफ बढ़ना चाहता हूँ, वो अपना राय जाहिर करें। अंकित जी। सभी को जोहार। तो मैं बेसिकली एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो उस टाइम हमारे इसमें जमशेदपुर में म्यूज़िक को लेके उतना ज़्यादा सीन पहले था नहीं कि बहुत लोगों का मानना था वैसा कि म्यूज़िक अगर लाइव प्ले कर रहे हैं तो बेसिकली या तो आप ऑर्केस्ट्रा में प्ले कर सकते हैं या फिर वैसा पहले बेसिकली जमशेदपुर का सीन था म्यूज़िक कल्चर को लेके। बहुत ज़्यादा डीजे वगैरह वाला अभी भी चल रहा है, अभी भी उतना ज़्यादा हुआ नहीं है बट अभी हद तक कुछ लोग आर्टिस्ट उभर कर आ रहे हैं। तो पहले वैसा रहता था तो अतरिप्त जो बैंड था वो उस टाइम पे जब बजाता था इन लोग जब कॉम्पिटिशन्स में उतरते थे तो हम लोग उस टाइम स्कूल टाइम में रहा करते थे। मतलब मैं उस टाइम स्कूल में था 9-10 में पढ़ा करता था। तो उस टाइम से इन लोगों ने जो रॉक जॉनर वहाँ पे स्टार्ट करा था कि जब इन लोगों ने धीरे-धीरे बजाना स्टार्ट करा तो एक यूथ था उस टाइम का जो इनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। तो वो यूथ के थ्रू इनको समझ में आया कि मतलब जब पब्लिक को पसंद आ रहा है इनका म्यूज़िक जबकि ये कवर्स ही बजाते थे। ये उस टाइम अपना ओरिजिनल्स नहीं बजाते, ये कवर्स ही बजाते थे तो बट जो कवर्स रहता था उनमें जो कंपोज़िशन का जो म्यूज़िकल टच रहता था वो इनका खुद का रहता था। तो उसके थ्रू इन लोगों ने और यूथ को इकट्ठा किया। तो उसके बाद फिर जैसे-जैसे ये लोग धीरे-धीरे आगे करते गए तो और भी लोग उसके पीछे-पीछे इनको फॉलो करते-करते म्यूज़िक के करियर में घुस गए। तो उस वे जब इतना ज़्यादा फेमस ये लोग हो गए तो उसके बाद फिर मैं बेसिकली इनके पास सीखने गया था ड्रम्स। जो अमित तिरु है वो ड्रमर उन लोगों का खुद का एक म्यूज़िक स्कूल था जहाँ पे मैं इनके साथ ड्रम्स सीखने गया था। तो मैं उस टाइम पे जब 11th-12th में आया तो धीरे-धीरे मेरे को भी म्यूज़िक करियर में अपना कुछ करना था आगे चल के। तो मैंने भी बाहर के कुछ बैंड्स थे उनके साथ कॉन्टैक्ट्स वगैरह बनाया, उसके बाद फिर धीरे-धीरे उनके साथ काम करना स्टार्ट किया। तो जब ऐसा-वैसा हुआ तो फिर इनके साथ मैं टच पे था ही, ये मेरे टीचर्स रहा करते थे उस टाइम पे। तो इनको लगा कि जब मैं बाहर-बाहर के आर्टिस्ट के साथ काम कर रहा हूँ तो क्यों ना तुम हमारे कोई मतलब हम हमारे साथ मिलके काम करो और हमें ही मैनेज करो ऐसा करके। तो उस टाइम से फिर मैंने इनको मैनेज करना स्टार्ट करा। तो उसके बाद से 2015 से जब अतरिप्त ट्राइबल म्यूज़िक बजाना स्टार्ट करा है, तब से जो इनके पास जो यूथ पहले से जो जमा थी, जो फैन बेस इनके पास था, वो जो यूथ पहले रॉक, वेस्टर्न म्यूज़िक सुनता था, वो पूरा शिफ्ट होके आ गया ट्राइबल म्यूज़िक पे। तो जैसे ही वो ट्राइबल म्यूज़िक पे जब शिफ्ट हुआ, तो हमारा भी फ़ोकस उस चीज़ पे गया कि जब वेस्टर्न म्यूज़िक बजाते थे और जब लोग उसको पसंद करते थे और आज के डेट में जब हम ट्राइबल म्यूज़िक बजा रहे हैं, तो लोग उसी हद तक उसको पसंद करें बल्कि उससे ज़्यादा पसंद करें। तो क्यों ना इस चीज़ पे हम लोग और ज़्यादा ध्यान दें और इस चीज़ को और आगे बढ़ाएँ। तो वैसे ही करते-करते वो एक जर्नी सा चलता गया, वो हमारा जितना भी गाना हम लोगों ने बनाया, लोगों को पसंद करते गए। इसके बाद से हम लोग को लगा कि नहीं, हम लोग को धीरे-धीरे और काम करना चाहिए। तो इस चीज़ को लेके हम लोग और काम कर रहे हैं अभी। अभी हम लोग अभी रिसेंटली अपना एक एल्बम पे काम कर रहे हैं, जिसका टाइटल ही है अबुआ देश अबुआ राज। तो उसके ऊपर अभी हम लोगों का काम चल रहा है, जिसका रिज़ल्ट मोस्टली इस साल के एंड तक मिलना चाहिए सबको। ओके, काफ़ी अच्छा लगा आपको सुनकर। सो ऐसा मत सोचिए कि आप लाइक कम्युनिटी से बिलॉन्ग नहीं करते हैं क्योंकि म्यूज़िक का कोई क कम्युनिटी नहीं होता, वो हर कम्युनिटी को साथ लेकर चलता है और म्यूज़िक का काम ही है सबको जोड़ना। तो काफ़ी अच्छा है सबसे जुड़ना और आगे बढ़ना सबके साथ। सो आज का जो टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस एंड आइडेंटिटी थ्रू म्यूज़िक। तो आप लोग के लाइफ में रेजिस्टेंस मतलब कब आई या फिर आपके म्यूजिक में जो रेजिस्टेंस है वो कब आप लोगों को फील हुआ कि नहीं ये चीज गलत हो रहा है या फिर ये चीज मतलब आप एक्सप्रेस कर सके अपने म्यूजिक पे, तो ये चीज कब हुआ जो रेजिस्टेंस है वो कब आई आपकी लाइफ में? तो जहाँ रेजिस्टेंस की बात आती है तो म्यूजिक फील्ड को चूज करना ही एक रेजिस्टेंस जैसा ही था, है ना। जी। मतलब आप ऐसे जगह में हैं जहाँ पे म्यूजिक को पूछा नहीं जाता, उतना समझा नहीं जाता,
एज अ प्रोफेशन नहीं देखा जाता है। आप वहां से बिलोंग करते हैं और म्यूजिक फील्ड को चुनना ही एक तरह से रेजिस्टेंस वाला ये बात था ना। चाहे वो घर हो, चाहे वो सराउंडिंग हो, अपने आसपास के सराउंडिंग हो, कुछ भी हो, ना यहाँ स्कोप है ना कुछ है। लोगों को बताना, उसके बारे में समझाना, ये बड़ा मुश्किल था। और इसमें शायद हमारे बहुत साल भी चले गए, शायद और भी हम लोग मेहनत कर पाते अगर ये चीज हमें शुरू से सपोर्ट मिला होता। तो रेजिस्टेंस तो था इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं म्यूजिक अंदर था। और मतलब अकेले नहीं थे, ये बहुत बड़ा बात था, अकेले नहीं थे, क्योंकि एज अ बैंड हम लोग सब साथ में आगे जा रहे थे। तो आ, मतलब जो मेरा जैसा सोच है म्यूजिक को लेके जैसा था, तो कहीं ना कहीं मेरे बैंड के मेंबर्स में भी वो सोच एक था कि ठीक है, हमें इसको लेके आगे जाना है। घर से प्रेशर कि पढ़ाई करो, अलग प्रोफेशन चूज करो, ये करके क्या मिलेगा, जिंदगी ऐसे नहीं चलेगी, बहुत सारा, मतलब फॉर एग्जांपल इतना सारा ये था, है ना। तो लेकिन फिर भी हमने एक पैशन था म्यूजिक को लेके। शायद जब हमने स्टार्ट किया तब इतना नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वो जर्नी आगे बढ़ता गया, तो वो पैशन मतलब हम लोग का स्ट्रांग होता गया कि नहीं। स्टार्टिंग में हमें मतलब खुद पर भी उतना विश्वास नहीं था ना कि ठीक है आगे जाके कुछ हो जाएगा, या फिर होगा भी कि नहीं होगा नहीं पता, लेकिन बस हमने शुरू कर दिया और करते गए, बस करते गए और पैशन को फॉलो करते गए। तो रिजल्ट कुछ समय बाद हमें दिखने लगा। और कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी सपोर्ट करने लगे, है ना। और वही हमारे लिए बहुत बड़ा बात था कि पेरेंट्स जब सपोर्ट करने लगे, तो फिर लगा कि हाँ, अब दुनिया के बोलने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, अब आगे जा सकते हैं। तो रेजिस्टेंस हर चीज में था, बढ़ने में। हमारे पास इक्विपमेंट्स की कमी थी, उसमें रेजिस्टेंस था कि हम आगे कैसे बढ़े। और क्योंकि म्यूजिक प्रोफेशन और प्लस जो ये प्लेइंग, मतलब प्लेइंग प्रोफेशन जो है, इसमें ये बहुत मतलब कॉस्टली, थोड़ा महंगा है। अब अगर आपको अच्छा करना है, अच्छा अगर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में आना है, तो आपको उस तरह से इक्विपमेंट्स भी अपने अपग्रेड करने होंगे, सब कुछ करना होगा। तो हमने स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल किया, मतलब सारे इससे सामान लेके, उससे सामान लेके, किसी तरह जोड़ जाड़ के हमने मतलब अपना म्यूजिक को कंटिन्यू रखा। और वो रेजिस्टेंस एक तरह से हमारे लाइफ में ये इफेक्ट भी करा कि मतलब हमें और चैलेंजिंग लगा कि जब इतना सब अपोज कर रहे हैं, तो नहीं, अपोज इसके मतलब इसको सहते हुए, इसको नजरअंदाज करते हुए हम लोग को और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है। जितना ज्यादा क्रिटिसिज्म, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस की जो बात है वो हमें मिली, हमने हमने और ज्यादा जोर लगाया है कि हम लोग और आगे जाएं। और इसीलिए भी क्योंकि जैसे हमने अब हम जो प्ले करते हैं, ट्राइबल म्यूजिक को प्ले करते हैं, तो ये ट्राइबल म्यूजिक, इसको प्ले करने का भी एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। मतलब लीग से हट के लोग रेजिस्ट करते ही हैं, है ना, कि आप कुछ भी हट के कुछ भी चीज करिएगा, आपको आ, मतलब वो मिलेगा, वो रेजिस्टेंस आएगा कि नहीं, ये अच्छा नहीं है, ये तुम लोग नहीं कर सकते, ये कुछ भी इस तरह का आता है। लेकिन फिर भी हमने जारी रखा, और कहीं ना कहीं हमने ये भी कोशिश की कि ट्राइबल, क्योंकि हम फोक फ्यूजन म्यूजिक बजाते हैं, तो दोनों का मिश्रण जो होता है वो हम इक्वली कर पाए। अ, हम ट्राइबल म्यूजिक को भी हम उस बरकरार रखें, और जो वेस्टर्न म्यूजिक है उसको जो आज के यूथ सुनते हैं, जो सुनना चाहते हैं, तो उसके साथ, क्योंकि जब तक वो लोग सुनेंगे नहीं उन्हें पता नहीं चलेगा, वो सुन ही नहीं है कभी ट्राइबल म्यूजिक। क्यों, आज की यूथ की बात कर रहा हूँ, आज की यूथ ट्राइबल म्यूजिक सुने ही नहीं है, और सुनना चाहते भी नहीं है, है ना। तो जी। कैसे सुने, है ना, कैसे सुनेंगे वो। तो सुनने के लिए हम एक फ्यूजन हमने ये किया कि लोग आज की म्यूजिक के साथ साथ वो
एसेंस को जाने, ट्राइबल एसेंस को जाने, और जानेंगे तो उनकी जिज्ञासा बढ़ेगी, ये क्या है, क्यों है। सिर्फ अपने लोग नहीं, जो अ, बाकी लोग भी हैं जो ट्राइबल कम्युनिटी से नहीं बिलोंग करते हैं, वो भी सुन के जाने कि हमारा म्यूजिक, ट्राइबल म्यूजिक कितना रिच है। और हो सकता है कि वो लोग जानने की कोशिश करें कि ये क्या है, क्या नहीं है। और इस तरह से लोग हमें जानेंगे, हमारे म्यूजिक को जानेंगे, पहचानेंगे, और जो भी हमारा कल्चर है वो भी बचा रहेगा। इसी के साथ मतलब ये रेजिस्टेंस वाली बात तो ये फील्ड में है ही, और हमने इसको बहुत ही फेस किया। तरह तरह की चीजें थी, मतलब अगर बहुत डिटेल में जाऊंगा तो बहुत सारी जी। चीजें हैं। तो ये बात है। नहीं, काफी सही बात है, क्योंकि रेजिस्टेंस अभी भी चल रहा है, अभी भी एक दौर है, और आप लोग भी एक तरीके से रेजिस्ट ही कर रहे हैं लोगों की बातों से, लोगों की ओपिनियन से, कि उनका कहना था कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप लोग गलत फील्ड चूज कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीका का रेजिस्टेंस है, या फिर आप रेजिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, जो मेरे जो आइडियोलॉजी है, मतलब मेरे जो भी गोल्स हैं, मैं उस पे खरा उतरूंगा। तो ये काफी अच्छा अच्छा बात आपने बताया। तो मैं अमित जी से भी इस बारे में थोड़ी ये लेना चाहूंगा। देखिए, जितना अश्विन ने बताया, एक्चुअली जितने भी हम लोग म्यूजिशियन लोग हैं, 90% सबका सेम स्टोरी होता है। ठीक है, तो आपका ये स्टोरी, आप किसी से भी पूछ लीजिए कि आपका जर्नी कैसा रहा, वो ये जरूर बोलेगा कि हम लोग कहाँ रजिस्ट हुए, हम लोग क्या रुकावट आया। ये सेम स्टोरी है। तो दोबारा मैं बोलूंगा तो सेम चीज रिपीट होता जाएगा, सेम ही है। या इसमें बस आप कुछ ऐड कर सकें तो, मतलब लास्टली कुछ। बस ये होता है कि हम लोग जहाँ स्टैंड कर रहे हैं कि हम लोग ठीक है, कि हम लोग लास्टली हम लोगों को अपना जो पैशन था उसको हम लोग एज अ करियर अब आगे बढ़ा चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को घर से सपोर्ट मिला। कि शुरू में बहुत रेजिस्टेंस हुआ, बहुत रोक टोक हुआ कि ये मत करो, वो मत करो। और खास करके घर वाले से ज्यादा तो अगल बगल जो लोग होते हैं वो लोग बोलते हैं, हमारा जो कम्युनिटी होता है, दोस्त होते हैं, वो लोग ज्यादा अपोज करते हैं कि नहीं, ये लाइन ठीक नहीं, क्या करोगे आगे, कैसे होगा, क्या क्या होगा इसमें, कुछ नहीं है इसमें। तो ये होता ही है। लेकिन ये हम लोगों के ऊपर है कि हम लोगों को बस जीना है कि खुशी से जीना है। ठीक है, ये बात होता है। एक जीना और एक खुशी से जिंदगी जीना दोनों अलग अलग चीज है। तो इसीलिए हम लोगों ने ये करियर चुना कि हाँ भाई चलो म्यूजिक में ही करना है, क्योंकि दूसरे किसी चीज में अब मन नहीं लगता है। एक बार म्यूजिक, हम लोग अंदर म्यूजिक शुरू से ही था। और वो चीज एक बार अगर हमारे पूरे दिल दिमाग में आ गया तो उसके बाद किसी दूसरे काम में मन लगता ही नहीं है। तो बस यही कारण है कि हम लोग इसी चीज से जुड़े रहे और आगे भी जुड़े रहेंगे। और मैं अंकित जी को भी बोलना चाहूंगा कि थोड़ा बहुत, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स तो कवर हो ही चुके हैं, तो आप लास्ट में कुछ ऐड कीजिए। रेजिस्टेंस मेरे डिक्शनरी में एक ऐसा वर्ड है जिसको अगर हम आर्टिस्ट अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो शायद ही हम आर्टिस्ट रहते हैं आज के डेट में। तो अगर हम रेजिस्टेंस को सोच के अगर सोचने लगे कि अरे नहीं, घर वाले ऐसे बोल रहे हैं, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, हमारे सोसाइटी में लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं इस चीज को लेके कि ये जो भी आप आर्ट को फॉलो कर रहे हो वो सही नहीं है आपके लिए। आज के डेट में सिर्फ पढ़ना ही सब कुछ है, आर्ट, साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, यही सब कुछ है। तो ये सही नहीं है। सो अगर हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में सोच के उस टाइम पे अगर रुक जाते और उनके बातों में आ जाते तो फिर शायद ही हम आज आर्टिस्ट रहते। तो मेरे डिक्शनरी में रेजिस्टेंस का कोई मतलब है ही नहीं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो रेजिस्टेंस, अगर हम लोगों ने वो चीज़ फॉलो करा रहता तो हम सोच सकते थे उस बारे में, बट हम लोगों ने उस चीज़ को सोचा ही नहीं कि अगर वो रेजिस्ट कर भी रहे तो हमें अपना पैशन फॉलो करना है, बस एज़ सिंपल एज़ दैट। अगर हम अपना उसमें हार्ड वर्क करेंगे और उसमें अगर हम लोग को अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो फिर हमारे फैमिली को उससे कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। और नहीं होगा, वो भी खुशी रहेंगे एक तरह से देखा जाए तो, कि हम भी कामयाब हैं, जो हम करना चाह रहे थे उसके ज़रिए हमें जो भी मिल रहा है उसमें हम कामयाब हैं, वो भी खुशी रहेंगे एक तरह से। तो बस। जी, लाइक एक सेल्फ के लिए तो हम लोग कर ही रहे हैं, पर एक होता है कि लोग दूसरे के लिए भी करना, वो एक तरीके का काफी बड़ा स्टेप होता
होता है, क्योंकि आप कुछ ऐसा करें जिससे दूसरों लोगों की मतलब जितने भी मुश्किलें हैं वो सब एक बयां हो पाए। एक टाइप से आप एक ये सोसाइटी के एक मिरर के तौर पे काम करते हैं, क्योंकि जो हमारे म्यूजिक हैं वो यही एक्सप्रेस करता है कि आप रेजिस्ट किससे कर रहे हैं, या फिर आपके जो ये हैं उस पे प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो आई होप कि आगे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी लोग निकालें आपकी म्यूजिक को सुन के। सो हम लोग नेक्स्ट ये पे चलते हैं, जो कि है हम आइडेंटिटी। सो आइडेंटिटी एक काफ़ी पर्सनल टॉपिक है, जो कि आप अपने खुद से जुड़कर देखते हैं कि अपने आप को कि आप कैसे हैं, आपके अंदर आपको बनना क्या है। तो इस टॉपिक पे भी हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। सो इस पर भी मैं थोड़ी ये आपके विचार जानना चाहूँगा कि आप एज़ आइडेंटिटी आप अपने आप को कैसे देखते हैं? मैं ये जानना चाहूँगा। अपनी आइडेंटिटी बनाने का मतलब मुझे ये लगा कि मैं किसी के लिए इंस्पिरेशन बन जाऊँ, ठीक है? मतलब मेरी आइडेंटिटी ये हो कि शायद मैं किसी के लिए इंस्पिरेशन बन जाऊँ, और इसलिए मैं काम करता हूँ, उस पे मेहनत करता हूँ, और ताकि लोग हो सकता है मेरी वजह से उनका लाइफ सुधर जाए, या उनका लाइफ बहुत अच्छा हो जाए। हो सकता है मुझसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए। लेकिन एक जो स्टार्ट होता है, किसी को देख के जो होता है ना, कि हाँ, उसको देख के हाँ, उसकी एक आइडेंटिटी है, तो मैं भी अपनी आइडेंटिटी बनाऊँ। मैं भी किसी को देखा, किसी को फ़ॉलो किया, अपने से कभी ये चीज़ नहीं, किसी का भी नहीं जागता है, कोई भी इंसान का नहीं जागता है, जब तक वो किसी को नहीं देखता है कि हाँ, वो अच्छा कर रहा है, मुझे भी अच्छा करना है। तो वो चीज़ जब तक कोई देखेगा नहीं, तो आदमी उस चीज़ को फ़ॉलो भी नहीं करता है। और ये चीज़ हमने देखा, क्योंकि हमारे हमसे भी पहले म्यूज़िशियंस लोग थे, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को कभी ट्राई नहीं किया, जो हमने ट्राई किया। एक फ्यूज़न, एक है सालेम ग्रुप, जो हम लोग उनको बहुत सुनते हैं, बहुत फ़ॉलो करते हैं। तो वो एक रेवोल्यूशनरी मतलब चेंज लाए थे वो, कि मॉडर्न नागपुरी म्यूज़िक, है ना? एक ट्रेडिशनल से मॉडर्न नागपुरी म्यूज़िक पे वो आए थे। तो एक चेंज करने का, उनको सुन के लोग फिर उसको फ़ॉलो करते। तो उन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी बनाई। आइडेंटिटी आदमी तभी पहचान रहा है जब वो कुछ अलग, या बहुत कुछ अच्छा कर रहा है, कुछ अलग, कुछ अच्छा। तो आइडेंटिटी तभी तभी बनती है। मतलब सब अपने-अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कि मैं अपनी आइडेंटिटी को ऐसा बनाऊँ कि लोग उससे अ, इन इंस्पायर हो, सीखें, और देख के हो सकता है हम लोग जो आज कर रहे हैं म्यूज़िक फ़ील्ड में, तो बहुत लोग हो सकता है कि उससे इंस्पायर होके वो लोग भी बहुत सारा चीज़ें करें और इस म्यूज़िक फ़ील्ड में आगे बढ़ें। तो ये मेरा मानना है कि आइडेंटिटी मतलब लोगों को मतलब ऐसी हो कि लोगों को इंस्पायर करे। जी, इंस्पिरेशन आइडेंटिटी सभी की होनी चाहिए, क्योंकि लोग एक-दूसरे से ये देखकर ही इंस्पायर होते हैं। सो हम लोग भी आप लोग को देख के काफ़ी इंस्पायर होते हैं। लेकिन फिर भी एक आइडेंटिटी का ये जो आइडेंटिटी के जो कोर वैल्यूज़ हैं, उसको हम लोगों को सँभाल के रखना है, क्योंकि आइडेंटिटी का चेंज होना वो हम लोग अभी काफ़ी देख रहे हैं, क्योंकि हमारे जो ट्राइबल कम्युनिटी में लोग हैं, वो अभी आइडेंटिटी में काफ़ी चेंज देखा जा रहा है, क्योंकि वो लोग अभी म्यूज़िक में भी सोचे तो वो लोग वेस्टर्न म्यूज़िक या फिर जो हमारे ट्राइबल म्यूज़िक है, उससे दूर हटते जा रहे हैं। जो कि आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि दूर ना हटें, लाइक फ्यूज़न ये करके। तो इससे कैसे रोका जाए, ये मैं अमित जी से जानना चाहूँगा? अ, देखिए, आइडेंटिटी एक ऐसा चीज़ है जो हम लोग अभी जो कर रहे हैं, वो एक्चुअली में उसी चीज़ पे आधारित है। कि जैसे हमने बताया कि हमने 2015 से स्टार्ट किया ट्राइबल म्यूज़िक को बजाना। उसके पहले हम लोग ऐसे वेस्टर्न म्यूज़िक वगैरह ही बजाते थे। तो
लेकिन हमारे कुछ बड़े भाई लोग हैं, तो इसका श्रेय मैं पूरा उनको ही देना चाहूंगा कि हम एक दो भाई लोग हैं, तो उन्होंने ही हमसे कहा था ये चीज कि तुम लोग कितना भी वेस्टर्न म्यूजिक बजा लो, कुछ भी बजा लो, लेकिन अपना रूट्स को मत छोड़ो। रूट्स को छोड़ोगे तो तुम लोग कल को कहीं के नहीं रहोगे। बस यही लाइन बोला गया था। तो वो चीज हम लोगों को थोड़ा सा स्ट्राइक कर गया कि बात तो सही बोल रहे हैं ये लोग कि अगर अब जैसे अगर हम लोग साउथ चल जाते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग साउथ जाएंगे तो वहाँ लोग अपनी ही भाषा बोलते हैं। कलकत्ता चले जाएंगे, लोग उधर पे अपनी ही भाषा बोलते हैं। लेकिन वही अगर झारखंड में है कि बहुत सारा लैंग्वेज हम लोग बोला जाता है ना, ट्राइबल्स में ही ढेर सारा लैंग्वेज। तो लेकिन बहुत सारे हम लोग आदिवासी लोग में ये है कि बहुत सारे लोग हम लोग नई लैंग्वेज बोल नहीं पाते हैं, ठीक है ना। बहुत लोग हैं जो लोग नहीं बोल पाते हैं। तो वो चीज है कि एक हमारा आइडेंटिटी अभी हम लोग खोते जा रहे हैं कि थोड़ा सा मतलब दिशा से हम लोग भटक गए हैं कि अपना आइडेंटिटी हम लोग खुद ही खो रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग ये चीज स्टार्ट किए थे कि नहीं, अपना आइडेंटिटी को बचाना है कि हाँ हम लोग कौन है, कि हम लोग को लोग जाने कि हाँ ये लोग मतलब ये लोग कौन है। हम लोग को देखने से, हम लोग का बात करने से, हम लोग का बोली से ही लोग पहचान जाए कि हाँ ये लोग कौन है। तो इसीलिए अभी जो हम लोग का बैंड है अतिरिक्त, हम लोग फोक फ्यूजन बजाते हैं और ये सारा पूरा चीज हो रहा है अपना ट्राइबल कम्युनिटी को बचाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए। और हम लोग बस यही कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग से बाकी लोग भी इंस्पायर हों। कि बीच में एक समय ऐसा था ना कि हम लोग का ट्राइबल म्यूजिक वाला जो सिनारियो था वो लगभग में खत्म ही हो गया था। बीच में तो शायद हमको लगता है कि बाकी लोग एग्री करेंगे इससे, बीच में थोड़ा सा डमाडोल हो ही गया था स्थिति। अब फिर लेकिन अब थोड़ा देख रहे हैं कि धीरे धीरे बहुत सारे नए नए आर्टिस्ट लोग आगे आ रहे हैं इसी मतलब इसी म्यूजिक सिनारियो में कि अपना बहुत सारे लोग अपना अपना लैंग्वेज में भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। एक से एक नए नए हर दिन हम लोग तरह तरह के कलाकार देखते हैं, अपने ही जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटी से ही जुड़े हुए। अच्छा लग रहा है कि हाँ हम लोगों ने जो शुरुआत किया था, मैं नहीं बोल सकता कि शुरुआत किसने किया है। तो हम लोग जब स्टार्ट किए थे उसके बाद से मैं तो देख रहा हूँ कि हाँ मतलब लोग आगे आ रहे हैं इस चीज के लिए कि अपना कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए। अभी बहुत सारे नाम है जो कि इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो आइडेंटिटी बचाना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि अगर अगर हम लोग अपना आइडेंटिटी खो देंगे तो ये बहुत एक हमारे लिए ठीक नहीं है। तो बस कोशिश सबको ये करना चाहिए कि सब हमें जाने कि हम कौन है क्या है, क्योंकि ट्राइबल होना ही एक बहुत बड़ा हमारे लिए खुश नसीबी है कि हम ट्राइबल हैं और उस चीज को हम लोगों को बचाना है। और आइडेंटिटी बचाने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। जी मेरा तो यही विचार है। जी बिल्कुल सही। तो लाइक आइडेंटिटी को अक्नॉलेज करना ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि जब तक कोई दूसरा आदमी वो मानेगा नहीं कि वो उसके वो आइडेंटिटी है, तो फिर वो आइडेंटिटी का कोई मायने नहीं रखता। तो इसी रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि मैं अंकित जी से करना चाहूंगा। जी क्योंकि एक इंडिया में सभी सभी धर्म के लोग रहते हैं, तो एक दूसरे से हम लोग कैसे म्यूचुअल आइडेंटिटी एक बना के रखें, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि आइडेंटिटी म्यूचुअल रहे, मतलब सब ऐसा नहीं कि कोई आइडेंटिटी ओवर पावर कर रही है किसी को। सो इस पर आपको क्या विचार है? आइडेंटिटी इन द सेंस वो किसी के जात या फिर धर्म या फिर ये सब चीज को लेके नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो इन दी एंड हम लोग सब एक इंडियन है, सब कोई भारतीय है। ठीक है, तो वो एक मेन आइडेंटिटी है सभी देशवासियों का, जो भी इस देश में रह रहे, जो भी इस देश के नागरिक हैं। तो अगर अपनी खुद की आइडेंटिटी को एक्नॉलेज करने की बात जहां पर आती है, तो वहां पे अगर देखा जाए तो जैसे कि अतृप्त को ले लिया जाए, तो अतृप्त जब ट्राइबल म्यूजिक को जब एक टर्म पे स्टार्ट करने जा रहा था, तब इनको पता नहीं था कि वो चीज जो वो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चीज इनकी आइडेंटिटी बन जाएगी आने वाले कुछ सालों में। कि इन लोगों ने वो चीज को मतलब अगर मैं जमशेदपुर में म्यूजिक इंडस्ट्री को बचपन से देखते आ रहा हूँ, तो मेरे को लगता है कि मैंने शायद ही किसी को देखा है नागपुरी म्यूजिक को इस लेवल तक ले जाते हुए जिस लेवल तक अतृप्त ने अभी पहुंचाया है। ठीक है, ये बात
मैं मैनेजर के रूप में नहीं बोल रहा बैंड का, बट मैं बीइंग अ मैनेजर उससे पहले अतृप्त का फैन रह चुका हूँ। उस हिसाब से अगर बात करें तो आइडेंटिटी को एक्नॉलेज करना एक बहुत बड़ी मतलब एक तरह से देखा जाए तो खुद के लिए बहुत अच्छी चीज़ रहती है, कि अगर हम एक आर्टिस्ट हैं, तो अगर मैं इस चीज़ को सबके सामने अगर मैं किसी को बताना चाह रहा हूँ अच्छे वे में कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो मैं उन लोगों के तक किस तरीके से पहुँचा रहा हूँ, वो एक बहुत बड़ा चीज़ होता है। और जिस वे में अतृप्त सबको म्यूज़िकली सबको ये चीज़ पहुँचा रहा है कि हम जिस ट्राइब से बिलॉन्ग करते हैं या फिर हम जिस इससे जो लैंग्वेज में हम गाना बना रहे हैं, वो एक टाइम था जब लोग भूल चुके थे उस चीज़ को। उस चीज़ को एक्नॉलेज करना ही उन लोगों ने भूल गया था कि जैसे अभी हम लोग अतृप्त भी पहले स्टार्टिंग किया था, ऐसा नहीं था कि उन लोगों ने ओरिजिनल बजाया। इन लोगों ने कवर गाना से स्टार्ट करा। तो इन लोगों ने भी एक तरह से देखा जाए तो वो जो पुराने आर्टिस्ट थे, उन लोगों को एक्नॉलेज करा। कि जी, आप लोगों का जो म्यूज़िक था वो बहुत अच्छा था जिसको लोग अब भूलते जा रहे हैं, तो अब हम उनको सुनाने जा रहे हैं बट वो एक ज़रिया जो है वो हमारा थोड़ा-सा फ्यूज़न टाइप का जो बोलेंगे वो है। बट अब वो चीज़ अगर हम अभी से ही अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आने वाली पीढ़ियाँ भी अगर मतलब वो ये चीज़ देखती जाएँगी तो वो सीखेंगी इस चीज़ को, कि हाँ, एक-दूसरे को अगर हम अगर किसी का कोई आइडेंटिटी है और वो उस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहा है, तो वो किसके ज़रिए कर रहा है और वो क्यों कर रहा है, तो वो सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी रहता है। एक किसी का भी आइडेंटिटी को एक्नॉलेज करना इज़ वेरी बिग डील। वेरी ट्रू। सो आइडेंटिटी को एक्नॉलेज करना और उसको कैसे एनहांस करना, क्योंकि आप जैसे बोल रहे थे कि पुराने म्यूजिशियंस लोग के गाने को कैसे और अच्छा कर सकें, ये सभी को करना चाहिए, क्योंकि लाइक टाइम चेंज होते रहते हैं और लोगों के म्यूजिक भी बदलते रहते हैं। और काफी अच्छा एक्सपेरिमेंट आप लोग करते हैं, तो आगे भी करते रहिए। सो मैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ये मतलब बाकी जो बैंड मेंबर्स हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग एक बैंड है, तो बैंड में आप लोग के बीच में क्या बातें होती है, या फिर कैसा आप लोग के बीच कोऑर्डिनेशन रहता है, या फिर आप लोग एक-दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं? तो ये भी लोगों को जानने में इंटरेस्ट लगेगा। तो प्लीज़। हाँ, हम लोग 5 लोग हैं, है ना? और सब बेसिकली जमशेदपुर के ही हैं और बैंड में मतलब सब ट्राइबल ही है। जैसे मैं अश्विन देवगम, मेरा सरनेम देवगम है। मैं हो ट्राइब से बिलॉन्ग करता हूँ। और जो हमारे वोकलिस्ट हैं, सौरभ देवगम, वो एज़ अ बेसिस्ट हैं, बेस गिटार बजाते हैं और साथ ही साथ गाने भी गाते हैं। और वो मेरा छोटा भाई है ना? तो हम लोग हो ट्राइब से बिलॉन्ग करते हैं। हमारे ड्रमर हैं जो मुंडा ट्राइब से बिलॉन्ग करते हैं। हमारे परकशनिस्ट जो हैं सिंगरेन कंडुलना, जी, जी। वो भी मुंडा ट्राइब से बिलॉन्ग करते हैं। और हमारे जो रिदम गिटारिस्ट हैं रोनाल्ड मींज, तो वो उरांव ट्राइब से बिलॉन्ग करते हैं। तो हम जो बैंड हम लोग जो प्रैक्टिस कर हम लोग मतलब जनरली वीक में 2 या 3 दिन एटलीस्ट प्रैक्टिस करते ही हैं। मतलब क्योंकि अभी बहुत और भी थोड़ा शेड्यूल बिज़ी हो चुका है। रेगुलर मतलब डेली हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग एक शेड्यूल बनाते हैं और 2-3 दिन हम लोग प्रैक्टिस में देते हैं और बहुत घंटे भी देते हैं, है ना? मतलब प्रैक्टिस करते रहते हैं। हमारे बैंड में जो है हम लोग बेसिकली जो कंपोज़ करते हैं, म्यूज़िक कंपोज़ करते हैं, तो हम लोग सब साथ मिलके बैठ के ही कंपोज़ करते हैं। और हमारे बैंड का सबसे छोटा मेंबर है सिंगरेन कंडुलना। मतलब वो बहुत यंग है, मतलब कंपेयर टू अदर्स, है ना? अदर मेंबर्स। वो सबसे छोटा है और मतलब उसका टैलेंट हमने देखा तो लगा कि अरे! इस एज में अगर हम लोग भी इतना मतलब लगे होते तो क्या हो जाता है मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। तो देख के अच्छा लगता है और एक यंग लड़का जो ट्राइबल मतलब ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स पे पकड़ रखता है, ये चीज़ बहुत कम देखने को मिलता है। हाँ ना, आजकल कोई जी, ऐसा प्ले नहीं करना चाहते हैं ट्राइबल इंस्ट्रूमेंट्स। देखता हूँ मैं ऐसे जनरली मैं बहुत समय से देख रहा हूँ
कि ट्राइबल इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ मतलब लोगों का इंटरेस्ट वैसा नहीं है, जैसा वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर मतलब उसके ऊपर है। तो उसको देख के अच्छा लगता है कि कहीं न कहीं ये हमारे बैंड को एक हाइप पे ले गया ऊपर एज़ अ परकशनिस्ट और हमें बहुत अच्छा लगता है। हम मतलब हम लोग खुद ही अपना म्यूज़िक बहुत एन्जॉय करते हैं। तो हमें जी, लगता है कि हम एन्जॉय कर रहे हैं तो ज़रूर बाकी लोग भी एन्जॉय करेंगे ही। ऑब्वियसली। हाँ और कंपोज़िंग में हम लोग सब मतलब लगभग हम लोग का इक्वली हम लोग का कंट्रीब्यूशन रहता है सबका और मतलब सारे गाने जो हम बनाते हैं उसे हम लोग मतलब खुद ही क्रिटिसाइज़ करते हैं, इतना ज़्यादा कि आदमी मतलब क्या बोले किसी के पास वो गाना जाने से पहले हम लोग ही इतना क्रिटिसाइज़ कर देते हैं कि मतलब हमें एक बार लगता है कि अरे यार गाना को रैप अप करो, फेंको। लेकिन हम लोग सुन के उसको फिर उसपे काम करके कोशिश करते हैं कि आदमी हमारे गानों को अगर सुने तो ऐसा नहीं कि 2 बार सुने और बोर हो जाए। मतलब 10 बार सुने, 15 बार सुने, 20 बार जब भी सुने वो चीज़ को हमेशा वो महसूस करे, वो फ़ील करे कि हाँ, ये म्यूज़िक अच्छा है और तो उस तरह से और हम लोग जमशेदपुर में अलग-अलग जगह रहते हैं। मतलब एक जगह नहीं रहते और प्रैक्टिस हमारे ही घर में होती है। रहरगोड़ा हमारा प्रैक्टिस रूम है यहाँ पर और हम लोग सब यहीं आते हैं और हम लोग यहीं प्रैक्टिस करते हैं। की बातें हमें काफ़ी उम्मीद देती हैं क्योंकि हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है वो लोग अभी से अ, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में पकड़ हम लोग को काफ़ी अच्छा एक मैसेज देती है क्योंकि म्यूज़िकल जो जितना भी हमारे इंस्ट्रूमेंट है उसे हमने भूलना नहीं चाहिए और एक उसके साथ बने रहना चाहिए। भले आप उसको लाइक थोड़ा मॉडिफ़ाई भी कर सकते हैं या फिर एज़ इट इज़ रख सकते हैं। पर क्योंकि अभी हमारा जो जनरेशन है वो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने में ज़्यादा ये रखती है, तो देखते हैं हम लोग आगे क्या-क्या कुछ नया निकल के आएगा। और ये जो अगला क्वेश्चन है मतलब मैं खुद एज़ अ एनवायरमेंटलिस्ट ये जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी नेचर से जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी। तो आप लोग के जो गाने हैं, उसमें नेचर का क्या रोल रहता है? मतलब आप आपका अबुआ दिसोम अबुआ राज मैंने सुना, उसमें भी काफ़ी अच्छा लिरिक्स था उसमें, नेचर से काफ़ी रिलेटेड था। तो नेचर आपके लिए क्या मायने रखता है? अमित जी ये क्वेश्चन आपके लिए। एक्चुअली नेचर हम सबके लिए बहुत मायने रखता है। नेचर है तो हम हैं। वो केवल आदिवासियों के लिए नहीं है पर पूरी मानव जाति के लिए मैं तो बोलूँगा, जितना भी हम लोग धरती में रह रहे हैं, वो जी, नेचर सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर नेचर खत्म तो आप उसका परिणाम अभी देख ही रहे हैं अभी क्या हो रहा है। इसका परिणाम तो आप लोग शायद अभी देख ही रहे हैं इस कोरोना काल में। पेड़ कम हो गए हैं तो हमें ऑक्सीजन के लिए कितना मारा-मारी करना पड़ रहा है अभी देखिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। प्रकृति है तो हम हैं और यही जो हम लोग का जो आदिवासी जो कल्चर है वो पूरा प्रकृति के ऊपर ही मतलब पूरा जो हम लोग का एनवायरनमेंट है उसी के इर्द-गिर्द घूमता है। तो बहुत मेजर रोल ये प्ले करता है। तो इसीलिए वो गाना ऐसा अबुआ देश अबुआ राज जो गाना है उसका लिरिक्स पूरा-पूरी लगभग में अ, झारखंड का तो खूबसूरती का बयान करता ही है। साथ ही साथ शायद उसमें पूरा दुनिया का जो हमारा जो प्रकृति का जो रोल है, पूरा प्रकृति हमारे जीवन में क्या रोल प्ले करती है, वो सारी चीज़ें उस गाने के अंदर आ जाती हैं। और नेचर हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है और बहुत बड़ा रोल अदा करता है। एक्चुअली में गाने लिखने में बहुत काम देता है। कुछ भी अधिकतर आप सुनते होंगे तो नेचर को सब जितने भी गाने हम सुनते हैं, लगभग में चाहे कोई भी थीम पे हो गाना, नेचर से बहुत रिलेटेड रहता है। जी, ये तो बात बिल्कुल सही बोली हाँ, आपने, घूम फिर के सब नेचर में जुड़ता ही है। नेचर में आ तो जाता है। तो ये हमें एक आदिवासी होने के नाते या फिर एक इंसान होने के नाते क्योंकि नेचर सबके लिए है और सभी को इसकी रक्षा करनी चाहिए। तो इसे हम कैसे बचाए रखें और कैसे आगे जो भी गलतियाँ हमने की है उसको ना करें, ताकि आगे हम आगे बढ़ सकें सब साथ मिलके। तो और ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ अंकित जी के पास। तो अंकित जी आप
आप इंडी म्यूजिक में, जैसे कि हमने आप इंट्रोडक्शन दिया, इंडी म्यूजिक में भी आपका काफी इंटरेस्ट है, तो आप इंडी म्यूजिक और ट्राइबल म्यूजिक में कुछ सिमिलैरिटी आपको दिखती है, या फिर कुछ आप बताना चाहेंगे दोनों के बीच में क्या ये है? देखिए, इंडी म्यूजिक और जो ट्राइबल म्यूजिक है उसमें फ़र्क सिर्फ़ आपका लिरिक्स का हो जाता है और कंपोज़िशन का हो जाता है। डिपेंड करता है कि आप कंपोज़ कैसे कर रहे हैं। तो इंडी म्यूजिक जो है बेसिकली सब कोई बोलता है इंडिपेंडेंट म्यूजिक सो कॉल्ड, मतलब एक खुद का ही जो आप म्यूजिक क्रिएट करते हैं, उसको आप इंडी म्यूजिक में गिनते हैं। और ट्राइबल म्यूजिक अगर आप अपना खुद का लिख रहे हैं तो आप उसको कंपोज़ कैसे कर रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस तो बहुत है। तो दोनों ही अपने-अपने मात्रा में मतलब अलग-अलग ही लैंग्वेजेज़ में गाने आते हैं दोनों तरफ से। बट वही मैंने जैसे बताया कि कंपोज़िशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है दोनों के एक जो हम लोग सिमिलैरिटी अगर खोजेंगे अगर दोनों में, तो दोनों में ही अगर कंपोज़िशन अगर आपका वो सोच है वैसा, तो आप दोनों चीज़ों को साउंड एक जैसे ही करवा सकते हैं, बस सिर्फ लैंग्वेज बैरियर रहेगा मतलब लैंग्वेज अलग-अलग रहेगा। अगर आप ट्राइबल म्यूज़िक को भी अगर आप अभी अभी के जितने भी यंग म्यूज़िशियंस को देख रहे हैं, जो यंग आर्टिस्ट उभर के आ रहे हैं, उनका जो अभी म्यूज़िक का जो टेस्ट है, वो लग थोड़ा बहुत आप इंडी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इंडी म्यूज़िक आदमी सुन के अब अपने खुद के लैंग्वेज को उस वे में उसको दिशा दे रहा है। मतलब सेम लैंग्वेज को सिर्फ म्यूज़िक चेंज करके बस उसी वे में दिशा दे रहा है। तो इम्पैक्ट तो है दोनों का ही। तो उस वे में अगर सिमिलैरिटी देखें दोनों में तो सिर्फ वही लैंग्वेज का फ़र्क हो जाता है, वरना अगर म्यूज़िकली कंपोज़िशन वाइज़ अगर आप देखें तो आजकल दोनों ही गाने लगभग सेम ही वे में जा रहे हैं। तो या तो हम लोग लाइक सेशन के लास्ट की ओर बढ़ते हैं, और या तो लास्ट में इंटरेक्टिव सेशन है ऑब्वियसली। तो हम कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए, तो लाइक ये ऐसे ही एज अ फन के लिए। सो ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए। ओके, तो आप आपको अगर कोई 3 इंस्ट्रूमेंट में मास्टरी हासिल करनी होगी, तो वो 3 इंस्ट्रूमेंट कौन से होंगे? अश्विन जी, पहले आप। 3 इंस्ट्रूमेंट जी। ऑब्वियसली जो मैं प्ले करता हूँ वो तो मैं चाहूँगा ही गिटार उसमें मैं चाहूँगा, और मैं करीबन-करीबन मांदर ट्राइबल इंस्ट्रूमेंट्स भी मैं प्ले करता हूँ। तो ओके। मांदर, नगाड़ा ये सब भी प्ले करता हूँ, मैं रबका भी प्ले करता हूँ, और मैं चाहूँगा कि मैं ड्रम्स में और थोड़ी मतलब मास्टरी हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हाथ-पैर नहीं चलते हैं, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं उसमें और एक और इंस्ट्रूमेंट अगर बोला जाए तो मैं चाहूँगा अ, माउथ ऑर्गन, हारमोनिका, वो एक उसमें मेरा एक इंटरेस्ट है और मैं चाहता हूँ कि वो मैं बहुत अच्छे से प्ले कर पाऊँ, कभी अगर ऐसा हो पाए तो। जी, माउथ ऑर्गन तो लाइक लोग भूल ही गए हैं कि वो हाँ। लाइक, तो उसपे काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अमित जी, आप बताइए 3 आ, इंस्ट्रूमेंट। मुझे सबसे जब भी मैं सबसे ज्यादा जो मैं इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहता हूँ, मुझे बनाम सीखने का बहुत मन, क्योंकि कुछ आर्टिस्टों को मैंने देखा है हमारे जो बनाम बहुत अच्छा प्ले करते हैं, और इतनी मारा मारी है ना बनाम प्लेयर्स की कि बजाने वाले हैं लेकिन हर समय अवेलेबल नहीं हो पाते। ठीक है ना, तो मैं खुद चाहता हूँ कि मैं बनाम सीखूं, और अगर सीखता हूँ तो अपने बैंड और मतलब जो हम लोग जो म्यूजिक प्ले करते हैं उसमें बहुत हेल्प हो जाएगा, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब बनाम की आवाज मुझे बहुत पसंद है, तो मैं बनाम सीखना चाहता हूँ। और ड्रम्स तो खैर वो तो करना ही पड़ेगा, मन तो है उसको, मतलब मन भी है और करना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना मास्टरी करेंगे उसमें उतना आगे काम देगा। और एक और इंस्ट्रूमेंट में मुझे नगाड़ा सीखने का मन है, कि नगाड़ा में बहुत सारा हम लोग का बीट्स होता है। ठीक है, तो जी, अभी तक बहुत सारे बीट्स से मैं फेमिलियर नहीं हूँ, तो अगर उसमें फेमिलियर हो जाऊंगा तो जो जैसे कि हम लोग फ्यूजन ही बजाते हैं, तो वो बहुत हेल्प करेगा। अगर तरह तरह मतलब जितना अलग अलग बीट
मैं सीखूंगा उतना मुझे हेल्प होगा। ये 3 चीजें सीखने का मुझे अभी मैं इन्हीं तीनों में मास्टरी करना चाहूंगा। या नहीं, ये तीनों भी मेन जो हमारे गाने होते हैं उसमें बहुत ही बनाम बनाम का इस्तेमाल अभी थोड़ा कम हो गया है, पर बाकी जो है वो अगर आप सीखना चाहते हैं तो जरूर सीखिए और जरूर अपने गाने में भी डालिए। हम लोग वेट ये करेंगे। तो अंकित जी, आप अपना इंस्ट्रूमेंट्स बता दीजिए जल्दी। बीइंग अ ड्रमर, ड्रम्स तो पहले आता है। ओके। लेकिन वो तो आपका बेसिक हो गया, लाइक वो बढ़ती है। ड्रम्स अगर मेरे को सीखना है तो फिर मैं बेस गिटार जरूर सीखना चाहूंगा। बहुत उसमें मास्टर अगर करना चाहे तो मैं बेस में करना चाहूंगा। और एक कीबोर्ड हो गया, तो बेस, कीबोर्ड और ड्रम्स। ओके, बेस, कीबोर्ड एंड ड्रम, सही है। सो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपके पास कोई सुपर पावर हो तो वो कौन सी सुपर पावर होगी? कितने बताने, 3 बताने हैं क्या? नहीं नहीं, एक ही बतानी है। 3 सुपर पावर होगी। मुझे तो बहुत सारे सुपर पावर चाहिए। मतलब सारे मेरे अंदर ही आ जाए। ऐसे बोला जाए तो सुपर पावर मेरे पास क्या हो? मेरे पास ये हो कि मैं कहीं भी कभी भी मतलब पहुंच जाऊं जब मैं चाहूं। अच्छा, टेलीपोर्टेशन हाँ, वाला। एकदम एकदम। क्योंकि ओ, मुझे ज्यादा चलने उलने का मन नहीं करता, मतलब तुरंत हो जाए जैसा लगता है। सब कुछ तुरंत हो जाए। जी बिल्कुल समझ पा रहे हैं। और अमित जी, आपका सुपर पावर बताइए। मुझे सुपर पावर चाहिए सोचने का, लिखने का। मुझे सोचने का सुपर पावर चाहिए कि लिरिक्स, क्योंकि लिरिक्स लिखना बहुत मेहनत का काम है, दिमाग नहीं चलता है। जब लिखने बैठते हैं ना तो एकदम सर दर्द होने लगता है। तो मुझे तो वही सुपर पावर चाहिए भाई, कि सोचने बैठूं और एकदम दाया 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 दिमाग में लिरिक्स आना चाहिए, बस इससे आगे कुछ नहीं चाहिए। जी अंकित जी, आप अपने सुपर पावर के बारे में बताइए। मेरा सुपर पावर वो हो कि मैं सुपरमैन की तरह उड़ सकूं। आई थिंक चलिए फिर आगे बढ़ा जाए गाने की ओर, क्योंकि इधर भी थोड़ा मौसम खराब हो रहा है। तो आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जो भी मतलब अपने मन से आपको जो गाना हो आप गा दीजिए, जो कि रेजिस्टेंस के ऊपर या फिर अपने आइडेंटिटी के ऊपर हो। तो गाने के लिए अभी उधर अभी वोकलिस्ट तो है वो नहीं, वोकलिस्ट नहीं है। तो वो अभी क्लिश और हमारे। हाँ, तो और वोकलिस्ट तो है नहीं। तो अगर हमारे ड्रमर, अगर वो गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, उन्होंने जी अभी अगर हाँ, गाना ये रिलीज टैलेंट देखना रह गया हम लोग। अभी एक रिलीज था नागपुरी चांद सा तोर चेहरा करके, जिसको लोगों ने बहुत पसंद करा। तो मैं बोलना चाहूंगा जी उनको कि अगर बिल्कुल, हमने लोगों को काफी प्यार मिला उस गाने को। अच्छा ठीक है, चलिए उस गाने को मैंने बहुत दिन से गाया नहीं वो गाना, ट्राई करना पड़ेगा। कोशिश। अभी लिरिक्स याद करना होगा। लिरिक्स पावर आएगा। चांद सा तोर चेहरा मगर अब आसरा, आपन दिल में दुखी कर बुडेरा। चांद सा तोर चेहरा मगर अब आसरा, आपन दिल में दुखी कर बुडेरा। तोए मोर दिल तो मोर जान, डगमग डगमग डह बस भी रहे पूरा भरल। तोए लड़ी सीट में मोए रहो बीच में, मैं तुर से मोर लड़के
तोरे प्यार में दिल भीज गेला तोय कहाँ उतरला पाए भूल गेला चांद सा तोर चेहरा अगर बुआ सेरा अपने दिल में दुखी कर बुडेरा चांद सा तोर चेहरा अगर बुआ सेरा अपने दिल में दुखी कर बुडेरा तोय मोर दिल तोय मोर जान छोटा सा ही गाना है, ज्यादा बड़ा नहीं। जी, काफी बहुत सही सुंदर गाना है ये, छोटा सा ही फिर भी। थैंक यू। तो जी, इसमें भी नेचर से काफी रिलेटेड है। सो हम लोग सेशन के एंडिंग तक पहुंच गए हैं, तो आई थिंक अबुआ दिसम अबुआ राज भी हो जाए तो अच्छा रहेगा, क्यों नहीं? इस गाने का नाम है अबुआ देश अबुआ राज। तो इस गाने में हमने झारखंड के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन देने की कोशिश किया है। तो ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। ऐसे लिरिक्स मुझे भी कितना ज्यादा पता नहीं, क्योंकि लिरिक्स याद रखने का काम तो वोकलिस्ट साहब का है। चलिए ट्राई करता हूँ। झारखंड thank you so thank you oh sugar the so thank you झारखंड thank you so thank you oh sugar the so thank you kote oya kana peda kote sigara kana daru si kutidi didi pakutai nati kutti झारखंड thank you body oh मेरा Can be something more than बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये गाना हमारे दिल के बहुत करीब है। सो आपने बहुत अच्छा गाया। चलिए इसी के साथ, ये गाने के साथ हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं।